तो भाई बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब सवाल ये है कि पहले चरण में बाजी कौन मार रहा है। महागठबंधन ने बाजी मारी या फिर एनडीए ने बाजी मारी या फिर जन सुराज चुपके से आगे निकल गई। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं प्यो भारत। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप कुमार सर, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है। सर, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और बिहार की 121 सीटों पर मतदान हुआ है। 121 विधानसभा सीटों पर जनता ने फैसला दे दिया है कि किसको जिताया है, किसको हराया है। मत पेटी खुलेगी 14 नवंबर को और फाइनल परिणाम 14 नवंबर को बाहर आएंगे। लेकिन उससे पहले जनता के मिजाज, मूड और उसके तमाम फैक्टर को जो हमने समझा, परखा, जाना है, उस आधार पर जरा हम लोग जानेंगे कि भैया यहाँ आगे क्या होने वाला है। बिहार में किसकी जीत नजर आ रही है, किसकी हार नजर आ रही है, कौन अभी बीच मझधार में फंसा हुआ है। प्रदीप सर। ऐसा है अर्पिता, अगर हम एक वाक्य में कहें तो बिहार में ये चुनाव एक अनोखा चुनाव है जिसमें केवल जनता को लालची बनाकर दोनों गठबंधन ने पेश किया है। ठीक है जी। मतलब जब मैंने राजनेता कितने गिरा हुआ समझ रहे हैं बिहार के मतदाता को, ये आपको दिखेगा। ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अब तक शायद बिहार में जो प्रमुख राजनीतिक दल के लोग हैं, शायद बिहार की जनता उनसे ज्यादा चालाक है। बिहार के मतदाता इन लोगों से ज्यादा योग्य है। ठीक है, बिहार के मतदाताओं को अगर किसी को लगता है कि वो पैसे पर खरीद लेगी तो मुझे लगता है ये गलत सोचना है। ठीक है, आज भी बिहार की जनता नियत पे ज्यादा भरोसा कर रही है नेताओं की। ठीक है, नेताओं के इतिहास, उनका चरित्र को ज्यादा बेहतर तरीके से परख पा रही है बिहार के मतदाता। कहा जाता है कि बिहार के बारे में कि बिहार लोकतंत्र की जननी रहा है, तो वैसे ही नहीं कहा जाता होगा ना। यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर चाय की दुकान पर जो बहस होती है अर्पिता ना, वो आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चले जाइए, कई रेस्टोरेंट में बैठकर ग्रेजुएट्स और एमबीए किए हुए लोग वैसी चर्चा का स्तर नहीं रख पाते, राजनीतिक चर्चा का स्तर नहीं रहता। उसका कारण है कई लोग मजाक में कहते भी है कि बिहारी तो उड़ती चिड़िया के पंख में भी हल्दी लगा देता है, तो ये राजनेता किस खेत की बोली है। बहुत बुर्बक समझा जाता है मतदाताओं को। और इसीलिए इस बार देखिए चुनाव में 6 महीना पहले से नीतीश कुमार भी, जो नीतीश कुमार कहा करते थे कि फ्री बीज मतलब ये घुसखोरी, फ्री बीज घुसखोरी है अर्पिता। क्योंकि कोई नीतीश कुमार और कोई तेजस्वी यादव, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था ना, कहां से लाओगे पैसा, अपने बाप के घर से लाओगे। तो आज बिहार के एक 14 करोड़ जनता को ये कहना चाहिए कि ये लोग जो वादा पर वादा किए जा रहे हैं, बिहार का खजाना खाली किए जा रहे हैं, तो ये पैसा क्या इनके बाप के घर से लेकर आए हैं। बिहार के मतदाताओं को पूछना चाहिए। ठीक है, ये पैसा किसका है? नीतीश कुमार के पिताजी तो देकर नहीं गए, ना तेजस्वी यादव के पिताजी देने वाले। बिहार के जनता की कमाई है और इसका सदुपयोग होना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में बिहार के विकास के लिए जरूरत इस बात की है कि बिहार का राजस्व बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए खर्च होना चाहिए, न कि इस तरह की। खैर, ये अलग मुद्दा है। आज का मुद्दा चुनाव का है और इसमें जनता ने इस बार भी नियत पे ज्यादा भरोसा किया है, मुझे लग रहा है। देखा है, तौला है, नियत कई स्तर पर तौला गया है। ऐसा ही नहीं कि केवल नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान को तौला है लोगों ने। कई जगह ऐसा हुआ है कि स्थानीय उम्मीदवार के आधार पर भी लोगों ने मतदान किया है। ठीक है, अगर आप, मुझे फलानी पार्टी पसंद है लेकिन उस फलानी पार्टी का उम्मीदवार पसंद नहीं है तो मैंने उस पार्टी को वोट नहीं दिया है। ऐसे भी मतदाता रहे और विधानसभा चुनाव में ऐसे मतदाताओं की संख्या ज्यादा होती है। लगभग 30-35% मतदाता ऐसे होते हैं जो कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उससे मतलब कम होता है। उसको पहले चाहिए कि हमारा विधायक, वो विधायक चुनता है। तो इस आधार पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। जिस पार्टी के उम्मीदवार जितने बेहतर सिलेक्शन थे, उस पार्टी को उतना बेहतर सीट मिलने की संभावना दिख रही है।
सर ये मैं सवाल लूंगी कि अभी जैसे 121 सीटों की बात है, क्या ये आपके पास अभी कुछ आंकड़े उपलब्ध है कि भाई 121 सीटों में बीजेपी को कितने जा सकते हैं और राजद को कितनी जा सकती है, कांग्रेस का क्या हाल है, हम का क्या हाल है, चिराग का क्या होगा, जनसुराज का क्या होगा? क्या ऐसे कुछ आंकड़े अवेलेबल है या फिर महागठबंधन के अनुसार, एनडीए के अनुसार और जनसुराज के अनुसार अगर आप बता पाए कि तीनों में बढ़त में कौन नजर आ रहा है? नहीं, एक देखिए, पिछली बार ये जो विधानसभा सीटें हैं बटे हुए, उसमें देखिए, उसमें सबसे पहले आज जो चुनाव हो रहा है वो एक तो हो रहा है सारण प्रमंडल में। सारण प्रमंडल में पिछली बार अर्पिता आरजेडी को लीड मिली थी, महागठबंधन आगे था। 3 प्रमंडल ऐसा था बिहार में जहां महागठबंधन पिछली बार आगे थी, वो था पटना, मगध और सारण प्रमंडल। ठीक है, तो आज जो सारण प्रमंडल में जो मतदान हुआ है, ठीक है, उसमें आप कह सकती हैं कि एनडीए की पिछले बार की तुलना में स्थिति सुधरी है। पिछली बार 121 में 61 सीट महागठबंधन के पास था, 59 सीट पर एनडीए जीती थी। ठीक है, तो सारण प्रमंडल का जो आंकड़ा है उसमें मुझे लगता है कि पिछले बार जो सारण प्रमंडल में था 24 सीट है पूरा, ये 3 जिलों में, 6 गोपालगंज, 8 सीवान और 10 सारण। ठीक है, इस 3 जिलों में 9 सीट एनडीए को मिला था। ठीक है, 9 सीट मिला था एनडीए को, 4 मिला था गोपालगंज में, 2 मिला था सीवान में और 3 मिला था सारण में। ठीक है, तो ये सीट एनडीए का बढ़ेगा इस बार। महागठबंधन की 15 सीट घटेगी। सारण प्रमंडल में जहां 2020 में महागठबंधन आगे थे, इस बार सारण प्रमंडल में पहले चरण में एनडीए आगे है, एनडीए के प्रत्याशी आगे हैं। चलिए सर, आगे का क्या अनुमान है? चलिए, अब जो तिरहुत प्रमंडल का केवल एक जिला है जिसमें चुनाव हुआ है। ठीक है, सॉरी, 2 जिला, एक तो है मुजफ्फरपुर, दूसरा है वैशाली। ठीक है, इसके अलावा तिरहुत प्रमंडल का जो और अन्य जिले हैं, इनमें दूसरे चरण में वोट पड़ना है। सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीट है और वैशाली में 8 विधानसभा सीट है, 19 विधानसभा सीट है। ठीक है, 19 विधानसभा सीट में पिछली बार जो एनडीए को मिला था 4, 5, 6 और 4, 10। ठीक है, 19 में 10 और 9 सीट मिली थी महागठबंधन को। ठीक है, मेरा अनुमान इस बार है कि लगभग सीट यही स्थिति रहने वाला है तिरहुत में। तिरहुत में बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, मतलब टक्कर रहेगी एनडीए और महागठबंधन तिरहुत में लगभग बराबर सीटों पर कब्जा कर पाएंगे, जो पहले चरण में जिन जिन सीटों पर मतदान हुआ है तिरहुत प्रमंडल में। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, दरभंगा प्रमंडल में 2 जिला का मतदान है। प्रमंडल वाइज तो हो नहीं रहा है। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। लेकिन मधुबनी का चुनाव है दूसरे चरण में। पहला चरण दरभंगा का 10 विधानसभा सीट और समस्तीपुर का 10 विधानसभा सीट, 20। इस बार जो स्थिति है, 10 विधानसभा सीट दरभंगा में एनडीए घटेगी, 10 से नीचे आएगी। 10 में 9 जीती थी पिछली बार एनडीए। 1 सीट केवल आरजेडी को मिला था दरभंगा ग्रामीण। इस बार आरजेडी का सीट का आंकड़ा बढ़ेगा। ठीक है, समस्तीपुर में 5-5 का था। मेरा मानना है कि इस बार 6 होगा एनडीए, 4 होगा महागठबंधन समस्तीपुर में। मतलब यहाँ दरभंगा प्रमंडल में पहले चरण में जो जो मतदान की सीटें रही, वहां पर इस बार एनडीए पीछे है और महागठबंधन आगे चल रही है। नहीं जी, दरभंगा में पीछे रहेगी एनडीए सीट घटेगी एनडीए की दरभंगा में, लेकिन समस्तीपुर में एनडीए की सीट बढ़ेगी। चलिए, दरभंगा में पीछे रहेगी एनडीए और समस्तीपुर में आगे चल रही है एनडीए। पहले चरण के चुनाव की प्रक्रिया के बाद जो है ये रुझान सामने आ रहे हैं। सर, आगे बताइए। आगे अब चलिए, कोसी प्रमंडल में 3 जिला है, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। इसमें सुपौल में चुनाव नहीं हो रहा है, दूसरा चरण है। पहले चरण में केवल सहरसा और मधेपुरा में चुनाव है। सहरसा में 4 सीट है, जिसमें सहरसा शहर बीजेपी जीत रही है। आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं, आईपी गुप्ता चुनाव हार जाएंगे। आईपी गुप्ता बहुत चर्चित चेहरा है, चर्चा चल रही है, बहुत लंबा चलता है उनका।
तो सहरसा बीजेपी जीत रही है, आलोक रंजन झा। जेडीयू सोनबरसा और महिषी दोनों सीट जीत रही है, मतलब आंकड़ा पिछली बार वाला ही रहेगा सहरसा जिला में। पिपरी बख्तियारपुर फिर आरजेडी जीतेगी वहां से, ठीक है। यूसुफ अलाउद्दीन, ये चारों सीट का आंकड़ा यही रहने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है सहरसा में। मधेपुरा में 4 सीट है, मधेपुरा में इस बार 3 सीट जेडीयू जीत सकती है, पिछली बार 2 जीती थी। इस बार जदयू की सीट बढ़ेगा, वहां जदयू जो है सिंहेश्वर विधानसभा सीट, और ये भी हो सकता है मधेपुरा में कि इस बार पूरा मधेपुरा आरजेडी का छीन जाए। चारों सीट जेडीयू जीत सकती है इस बार। चलिए सर, सारी जी जी एक नया सोशल इंजीनियरिंग किया है जदयू ने इस बार मधेपुरा में, उसका फायदा जदयू को मिलता हुआ दिखेगा आपको। हो सकता है कि चारों सीट जीत जाए जदयू इस बार मधेपुरा का। तो बची कितनी सीटें? 121 सीटों का जो आपने आंकड़ा दिया है, क्या ये पूरा हो गया है या अभी भी कुछ सीटें बची हुई हैं? नहीं है, बचा हुआ। जैसे लखीसराय में 2 सीट है, शेखपुरा में 2 सीट है, एक सीट दोनों गठबंधन को था, लगभग वही रहना है। नालंदा में 7 सीट है, 3 सीट एनडीए, 1 सीट राजद है। तो परिणाम लगभग कह सकती है कि आप ये 65 और 55 हो सकता है, बहुत अंतर नहीं आएगा अर्पिता। ये जो 18 जिले है ना, इसमें काफी क्लोज फाइट रहने वाला है। बहुत अच्छा सर, आपने एक अनुमान लगाया है कि जो पहले चरण की सीटें रही हैं उसमें बढ़त में एनडीए है और दूसरे नंबर पर महागठबंधन है, लेकिन बढ़त का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा नहीं है। 65 अगर एनडीए हो सकती है तो 55 महागठबंधन हो सकती है, मतलब कांटे की फाइट है। ये चुनाव कांटे का चुनाव पहले चरण में बन चुका है और यहाँ जोरदार मुकाबला पहले चरण में हुआ है। जनसुराज का कहीं से कोई आंकड़ा निकल कर नहीं सामने आ रहा है कि जनसुराज कहीं से जीत रही है। पहले चरण में क्या एक भी सीट नहीं निकाल पा रही है जनसुराज? नहीं, मेरे लिस्ट में दूसरे चरण में सीट निकल रहा है उनका, जनसुराज का 2 सीट है मेरे लिस्ट में। अब अंतिम परिणाम नहीं कर सकता, अभी 1 सप्ताह का समय है। अब तो मैंने ये जो पिछली बार जो स्थिति चिराग पासवान की हुई थी ना, लगभग वही स्थिति मुझे प्रशांत किशोर का होता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर सब तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जनसुराज पहले चरण में काफी पीछे है। बस अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब मतपेटी खुलेगी 14 नवंबर को, तो जनसुराज के कैंडिडेट कितना वोट ला पाए पहले चरण में, ये बड़ी देखने वाली दिलचस्प तस्वीर होगी। हालांकि थोड़ी निराशा जनसुराज के समर्थकों को हो सकती है, लेकिन ये एक अनुमान है, फाइनल रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। और जो हमने अनुमान निकाला है उसमें फिलहाल कांटे की टक्कर एनडीए में भी है, महागठबंधन में भी है। बढ़त में एनडीए जरूर पहले चरण में नजर आ रही है, यानी नीतीश कुमार मोदी का चेहरा चमका है इस चुनाव में पहले चरण में। आगे क्या होगा ये तो भाई जनता जनार्दन तय करेगी। अभी जनता ने जो फैसला दिया है उसका अनुमान हम लोगों ने निकाला है। प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तमाम प्रमंडल के हिसाब से सीट का जो आंकड़ा दिया है उससे एक अच्छी खासी समझ पैदा होती है कि भाई कहाँ क्या पहले खेल हुआ था और इस बार जनता ने क्या मूड बदला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया।